जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज की बात करने वाले हैं क्लास 10th बायोलॉजी का जितना भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट सब ऑब्जेक्टिव सब, यानी इसके बाहर आपका एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएगा जितना कि हम लोग बता रहे हैं, ठीक है, जितना कि आपको वीडियो में बताया जाएगा। बस इतना ही क्वेश्चन आपको, लगभग 300 के आसपास क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, उतना ही क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले देखिए 110 क्वेश्चन हमने पहले वीडियो में करा दिया है। इसका टोटल अगर देखा जाए ना तो 3 वीडियो हम लोग बनाएंगे, ठीक है, और तीनों वीडियो में जो है 300 के आसपास क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, ठीक। तो चलिए 111 नंबर क्वेश्चन क्या कह रखा है उसको देखिए ध्यान से। इससे पहले 110 क्वेश्चन है जिसका अगर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए देखिए, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है? याद रखिएगा 4। कितने वेश्म होते हैं? वेश्म भी पूछे, कोष्ठ पूछे, याद रखिएगा वेश्म पूछे या कोष्ठ पूछे, 4 कोष्ठ होते हैं। कितने होते हैं? मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, ठीक है। उसके बाद है स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित कौन करता है? स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया जो होती है उसको कौन नियंत्रित करता है? द्वार कोशिकाएं। कौन नियंत्रित करता है? द्वार कोशिकाएं, ठीक है। द्वार कोशिकाएं क्या करता है? स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। ये सब क्वेश्चन आपको बहुत ही जल्दी बहुत आसानी से याद हो जाएगा अगर आप एक बार सुनते हैं इस वीडियो को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसकी सबसे तेज धड़कन होती है? मतलब किस जानवर की जो है ना सबसे तेज धड़कन होती है? किस जानवर की, ठीक है, कौन से जानवर की सबसे तेज धड़कन होती है? याद रखिएगा चूहा। चूहा की सबसे क्या होती है? तेज धड़कन होती है, सबसे तेज धड़कन चूहा। अगला है फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है किस रूप में? फ्लोएम उत्तक समझ में आ रहा है ना? उत्तक कितना प्रकार का है? 2 प्रकार का है। क्या बोलते हैं वनस्पति में जो उत्तक पाया जाता है 2 तरह का होता है, जो जाइलम और फ्लोएम। वही बोल रहा है फ्लोएम उत्तक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन किसके रूप में होता है? तो याद रखिएगा सुक्रोज के रूप में। किस रूप में? सुक्रोज के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन है किसकी उपस्थिति के कारण लाल रक्त दिखाई पड़ता है? मतलब लाल रक्त जो रक्त जो है लाल जो दिखता है किसकी उपस्थिति के कारण? याद रखिएगा हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण, ठीक है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही जो है रक्त लाल दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन है हमारी शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है? मतलब हमारे शरीर का पीएच मान किसके किसके बीच रहता है? याद रखिएगा 7 से 7.8 तक रहता है, ठीक है। 7 से लेकर के 7 यानी 7.8 तक रहता है हमारे शरीर का पीएच परास। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त को स्राव रोकने का कार्य करता है? मतलब रुधिर का कौन सा अवयव जो है रक्त स्राव को रोकने का कार्य करता है? प्लेटलेट्स। यानी प्लेटलेट्स का काम क्या है? तो प्लेटलेट्स का काम है रक्त स्राव जो होता है, मान लीजिए कहीं पे आपका कोई अंग जो है कट गया, ठीक है, तो वहां से जो खून निकलता है ना उसको बंद करने का, उसको थक्का बनाने में जो होता है ना, खून ज़्यादा निकलने लगता है तो देखिएगा कि उसको आप दाब के रखिएगा तो थोड़ा देर के बाद वो थक्का हो जाता है, ठीक है। तो वो जो है प्लेटलेट्स का ही काम है रक्त को थक्का करके उसको रोकने से मतलब बचाना, ठीक है, बहने से बचाना। पानी और घुलित खनिज का पौधों में स्थानांतरण होता है किस ऊतक द्वारा? मतलब जल और घुलित खनिज का पौधों में स्थानांतरण जाइलम द्वारा होता है, ठीक है। कल भी बताया था ये क्वेश्चन को, रिपीटेड है। पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? पौधों में खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण जो है सुक्रोज के रूप में होता है। किस रूप में होता है? खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, यह सुक्रोज द्वारा होता है पौधों में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है? फ्लोएम में जो है खाद्य पदार्थ का जो परिवहन होता है वो पौधों में किस दिशा में होता है? याद रखिएगा ऊपरी और नीची दोनों दिशा में होता है। अगला है हृदय और वेशमों का, समझ रहे हैं ना, खाद्य पदार्थ का परिवहन जो होता है वो ऊपर नीचे, यानी कि ये जो है पेड़ हो गया, ठीक है, ये पेड़ है। तो ये यानी पेड़ है और इसमें जो है फ्लोएम का कार्य क्या है? तो खाद्य पदार्थों यानी पेड़ को भोजन कहाँ बनता है? पत्तियों में बनता है। तो भोजन जो है बनेगा नीचे की ओर भी आएगा भोजन, ठीक है, जड़ तक जाएगा भोजन। उसके बाद क्या? तो ऊपर अगर कोई डाली है तो वहां पे भी भोजन जाएगा, समझ में आ रहा है ना? तो ये होता है, ठीक है, यानी कि ऊपर और नीचे दोनों दिशा में फ्लोएम द्वारा खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है। अगला है
हृदय के वेश्मों के शिथिलन क्या कहलाता है? हृदय का वेश्म का जो शिथिलन होता है, सिकुड़ना जो होता है, उसको हाइस्टोलिक कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइस्टोलिक। शिथिलन क्या कहलाता है? हाइस्टोलिक कहलाता है। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है किसके लिए? जल के वहन के लिए। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है किसके लिए? तो जल के वहन के लिए। ठीक है। हृदय से रक्त यानी कि रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा? नीलय द्वारा। किसके द्वारा? नीलय द्वारा हृदय से रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस यंत्र का उपयोग, क्वेश्चन क्या है, किस यंत्र का उपयोग, देखिए किस यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? रक्त दाब को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? याद रखिएगा, स्फिग्नोमैनोमीटर। किसका उपयोग करते हैं? स्फिग्नोमैनोमीटर का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? तो रक्त दाब को मापने में, रक्त दाब होता है ना, ब्लड प्रेशर, इसको मापने में जो है हम लोग स्फिग्नोमैनोमीटर का यूज करते हैं। रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त थक्का बना करके अवरुद्ध कर देता है? मतलब रक्त का कौन सा अवयव जो याद रखिएगा, प्लेटलेट्स क्या करता है? रक्त को थक्का बनाने में काम करता है, ताकि वो जो रक्त स्राव का मार्ग क्या हो सके, मतलब थक्का बना दिए और वो रोक सके उसको। ठीक है। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी होता है किस लिए? तो भोजन का स्थानांतरण के लिए बताया ही है। एफ से फ्लोएम, एफ से फूड। ठीक है, यानी फूड पाइप का, यानी कि भोजन का स्थानांतरण करना। अगला है, कौन विटामिन रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है? विटामिन के जो है रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है, विटामिन के। अगला क्वेश्चन है कि एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? एक कोशिकीय, क्या एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? विसरण क्रिया द्वारा। ठीक है, एक कोशिकीय शैवाल में विसरण क्रिया द्वारा क्या होता है? जल का उसमें परिवहन होता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग कितना है? मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग कितना है? याद रखिएगा 120 mmHg, 120 mmHg। ठीक है, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब आपसे पूछेगा तो बताइएगा 120 mmHg, ऑप्शन देख करके मार दीजिएगा। लेकिन यही पूछे रक्त दाब कितना है मानव हृदय का, तो याद रखिएगा मानव हृदय का रक्त दाब है 120/80, 120/80 है मानव हृदय का रक्त दाब। ठीक। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पौधे में जो वाष्पोत्सर्जन होता है कहाँ होता है? पत्तियों में ही होगा वाष्पोत्सर्जन। ठीक है। अगला है गार्ड कोशिका, क्या है ये? गार्ड कोशिका। ठीक है, गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? भीतरी भित्ति। ठीक है, गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो भीतरी भित्ति जो है वो बहुत ही मोटी होती है। अगला है कि प्रोटोजोआ पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? प्रोटोजोआ जो है पदार्थ का निष्कासन, प्रोटोजोआ जो है ना पदार्थों का निष्कासन विसरण क्रिया द्वारा करता है। किसके द्वारा? विसरण क्रिया। अगला है, प्रत्येक वृक्क में के लगभग कितनी नेफ्रॉन पाए जाते हैं? 10 लाख। प्रत्येक वृक्क में के लगभग कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं? लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं प्रत्येक वृक्क में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, मूत्र में जल और यूरिया का परसेंट कितना है? जल का परसेंट 96% और यूरिया का जो है 2% आता है। ठीक है। अगला है मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण होता है? यूरोक्रोम। ठीक है। यूरिया कितना परसेंट आता है? 2%। अगला है, कृत्रिम वृक्क किसे कहा जाता है? डायलिसिस मशीन को जो है कृत्रिम वृक्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कृत्रिम वृक्क। डायलिसिस मशीन को कृत्रिम वृक्क कहा जाता है, वृक्क। किस पौधों में उत्सर्जी पदार्थ गाढ़ दूधिया तरल के रूप में संचित रहता है? मतलब कुछ पौधों में जो है उत्सर्जी पदार्थ गाढ़े दूधिया तरल के रूप में जो है संचित रहता है, उसे हम लोग लेटेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटेक्स उस पदार्थ को नाम दिया जाता है। ठीक, उत्सर्जी अंग है ये पौधों का। अगला है, उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन क्या कहलाता है? उपापचयी क्रियाओं द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ का अगर निष्कासन कर रहे हैं तो वही क्या कहलाएगा? उत्सर्जन कहलाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मानव का सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है? वृक्क। मानव का सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है? वृक्क। ठीक है, वृक्क उत्सर्जी अंग, मनुष्य का उत्सर्जी अंग का भाग वृक्क। याद रखिए क्वेश्चन पूछता है, कई बार पूछा गया ये। एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है? याद रखिएगा अमोनिया। एमिनो अम्ल के विखंडन से अमोनिया बनता है। क्या बनता है? अमोनिया। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? रेजिन चीर नामक पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? तो चीर का। ठीक है, चीर वृक्ष पर होता है। अगला है, पादप के अपशिष्ट संचित होते हैं।
पादप का अपशिष्ट जो है संचित होता है, क्या किस रूप में संचित होता है? पत्ती, छाल, कोशिका रिक्तियों में, या फिर ऑल, याद रखिएगा ऑल रूप में। यानी पादप का जो अपशिष्ट जो है वो संचित जो होते हैं वो सभी रूप में होते हैं। पत्तियों में भी वो संचित होते हैं, पत्ती के रूप में संचित होते हैं, छाल के रूप में, कोशिका रिक्तियों के रूप में भी संचित होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, देखिए सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? देखिए, अमोनिया का भी उत्सर्जन होता है सजीव जीवधारियों द्वारा। नाइट्रोजनी पदार्थ का जो उत्सर्जन होता है सजीव जीवधारियों, अमोनिया होता है, यूरिक अम्ल, यूरिया, यानी ये सभी का उत्सर्जन होता है। ठीक है, पौधों में उत्सर्जित पदार्थ, पौधों में उत्सर्जित पदार्थ गोंद भी है, रेजिन जैसे बताया भी। ठीक है, ये चीर नमक पौधों में है। तो पौधों में उत्सर्जित पदार्थ जो है टेनिन भी जो है उत्सर्जित पदार्थ ही है, तो ऑल हो जाएगा। मनुष्य में वृक्क किससे संबंधित है? उत्सर्जन अंग से। किससे है? उत्सर्जन अंग से। ठीक, तो यहाँ से आप चाहें इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 146 क्वेश्चन हो गया। चलिए अब क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इधर से, यानी अब जो है यहाँ से 180वां क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन वृक्क की, क्वेश्चन क्या है, कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? नेफ्रॉन। ठीक है, वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन है? नेफ्रॉन। अगला क्वेश्चन है, मानव में डायलिसिस थैली, मानव में डायलिसिस थैली किससे संबंधित है? याद रखिएगा उत्सर्जन अंग से। ठीक है, किससे है? उत्सर्जन अंग से संबंधित है मानव में डायलिसिस थैली। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम वृक्क अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर में आपोहन द्वारा पृथक करता है। कृत्रिम वृक्क जो है अपशिष्ट पदार्थों को क्या करता है? रुधिर में आपोहन द्वारा पृथक करता है। कौन सा पदार्थ को? तो नाइट्रोजनी पदार्थ को आपोहन द्वारा पृथक करता है, मतलब नाइट्रोजनी पदार्थ को जो है अलग करता है। कौन सा द्वारा? तो आपोहन द्वारा। ठीक है, रुधिर में आपोहन द्वारा। ठीक, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कृत्रिम वृक्क अपशिष्ट उत्पाद को, क्या अपशिष्ट उत्पाद को रुधिर में किसके द्वारा? तो अपोहन द्वारा पृथक करता है। किस पदार्थ को? तो नाइट्रोजनी पदार्थ। ठीक है, थोड़ा सा याद कर लीजिए इसको, बहुत ही मस्त। ठीक है, लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब पड़ता है यहाँ पे। मानव गुर्दे का आकार कैसा होता है? सेम के बीच समान, सेम के बीच समान होता है, सेम के बीच समान होता है मानव गुर्दे का आकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन इंट्रोक्राइन ग्रंथि है? वृषण। वृषण क्या है? इंट्रोक्राइन ग्रंथि है। वृषण क्या है? इंट्रोक्राइन ग्रंथि है। शरीर का संतुलन बनाए रखता है सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या करता है? शरीर का संतुलन बनाए रखता है। ठीक है, सेरिबेलम शरीर का संतुलन बनाए रखता है। अगला है, मस्तिष्क का वजन कितना है? मतलब सामान्य मस्तिष्क का वजन जो है 105 किलोग्राम है। कितना है? 105 किलोग्राम है। सामान्य मस्तिष्क का वजन 105 किलोग्राम। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है? सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, यानी 2/3 हिस्सा, यानी दूसरा 3 हिस्से में अगर मस्तिष्क को बांट दिया जाए, ये अगर हम कहें कि ये मस्तिष्क का हिस्सा है, ठीक है, ये मस्तिष्क अगर कहें तो इसमें जो मस्तिष्क का, ये देखिए ये हो गया, ठीक है, ये मस्तिष्क है, ये मस्तिष्क हो गया। अब इस मस्तिष्क में से जो आपका अगर 3 हिस्से में बांट दे, 1 2 3, ठीक है, अब इसमें जो 2 हिस्सा है, ये 2 हिस्सा जो है ना वो किसका है? तो वो हिस्सा सेरिब्रम कहलाता है, बाकी इधर जो है ना वो अलग चीज। ठीक है, सेरिब्रम। अगला है, मस्तिष्क का आयतन। अगला क्वेश्चन आएगा आपका, मस्तिष्क का आयतन कितना होता है? क्या क्वेश्चन है? मस्तिष्क का आयतन कितना होता है? 1650 ml। कितना होता है? मस्तिष्क का आयतन 1650 ml होता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र। क्या है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। मानव मस्तिष्क का औसत भार 1.5 किलोग्राम है। कितना है? मानव मस्तिष्क का औसत भार 1.5 किलोग्राम। ठीक, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन अंग संवेदीग्राही नहीं है? संवेदीग्राही अंग कौन नहीं है? दिमाग जो है संवेदीग्राही अंग के अंतर्गत नहीं आता, या आंख संवेदीग्राही अंग है, त्वचा भी है, जीभ भी है, लेकिन दिमाग को हम नहीं टच कर सकते हैं। ठीक है, संवेदीग्राही अंग ये नहीं है। अगला है, मेरुरज्जु कहाँ से निकलता है? क्वेश्चन क्या है? मेरुरज्जु जो है वो कहाँ से निकलता है? तो मेंडुला से। कहाँ से निकलता है? मेंडुला से। दो न्यूरॉन के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं? सिनेप्स। दो न्यूरॉन, जैसे कि आप न्यूरॉन इस तरह से करके देखे ही होंगे, ठीक है, तंत्रिका कोशिका देखे होंगे, इस तरह से जो है ये जोड़ खाता है। ठीक है, इस तरह से करके हुए ये होता है तंत्रिका कोशिका। ठीक, ये हो गया, इधर से होते हुए इधर ये जो हो गया, ये हम जो बना रहे हैं, ये क्या बना रहे हैं? तंत्रिका कोशिका। ठीक, क्या बन गया ये? लगभग लगभग देखा जाए तंत्रिका कोशिका हमने बनाया।
अब ये जो न्यूरॉन, दो न्यूरॉन है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब ये दो न्यूरॉन का जो ये जोड़ बिंदु दिख रहा है ना, इसी को हम लोग सिनेप्स के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसी को हम लोग? सिनेप्स के नाम से इसी को जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पॉन्स या मेडुला और अनुमस्तिष्क, और अनुमस्तिष्क किस मस्तिष्क का हिस्सा है? पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क होता है ना यहाँ पे, मतलब गर्दन के आसपास का। ठीक है कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक मतलब बिना इच्छा के हम नहीं कर सकते। वमन, लार आना, ये तो अपने ऐसे आता है। ठीक है, ये हम इच्छा और अनिच्छा पे कोई डिपेंड नहीं करता है, तो अपने आप आना ये स्वभावतः आता है। वमन भी स्वभावतः होता है। ठीक है, चबाना ये जो है हम अपनी इच्छा से कर सकते हैं यानी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। ठीक है, यानी ऐच्छिक क्रिया है ये। अनैच्छिक नहीं है मतलब ऐच्छिक क्रिया, हम अपने अपने मन हुआ तो चबाएंगे, नहीं मन हुआ तो नहीं चबाएंगे। मस्तिष्क मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति का संतुलन एवं अनुरक्षण करता है? अभी बताया था आपको, अनुमस्तिष्क या सेरिब्रम। ठीक है, अनुमस्तिष्क या सेरिब्रम। अगला क्वेश्चन है, दो तंत्रिका कोशिका के दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? अभी बताए थे सिनेप्स। मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है? इस तरह का क्वेश्चन पूछे ना, किसके लिए मस्तिष्क उत्तरदायी है, इसमें ऑल ही मारिएगा, क्योंकि ऐसे ही रहेगा ऑप्शन। आप अक्सर ऐसे ही रहता है, 2 से 4 बार पूछ चुका है क्वेश्चन, ऐसे ही ऑप्शन रहता है। सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर संतुलन के लिए, या ऑल रहता है। ठीक है, पौधों के अग्रभाग में कौन हार्मोन रहता है? पौधों के अग्रभाग में कौन सा हार्मोन रहता है? ऑक्सीन। कौन सा हार्मोन रहता है? ऑक्सीन रहता है। ठीक है, पौधों के अग्रभाग में ऑक्सीन नामक हार्मोन उपस्थित रहता है। अगला है, पौधों में वृद्धि हार्मोन, पौधों में वृद्धि हार्मोन का नाम क्या है? ऑक्सीन, जिब्रेनियम, या फिर दोनों, या कोई नहीं। याद रखिएगा, जिब्रेनियम और ऑक्सीन दोनों जो है पौधों में वृद्धि हार्मोन के रूप में कार्यरत रहता है। वृद्धि हार्मोन है ये। पत्तियों को मुरझाने वाला हार्मोन कौन है? एब्सिसिक हार्मोन। पत्तियों को जो मुरझा देता है ये एब्सिसिक हार्मोन के कारण ही होता है। ठीक, अगला है, फल को पकाने वाला हार्मोन क्या कहलाता है? एथिलीन हार्मोन। फल को पकाने वाला हार्मोन एथिलीन हार्मोन कहलाता है। फल को पकाने वाला हार्मोन एथिलीन हार्मोन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा मस्तिष्क किस झिल्ली से घिरा होता है? हमारा मस्तिष्क जो है किस झिल्ली से घिरा होता है? मेनिनजिज झिल्ली से। किससे? मेनिनजिज झिल्ली से घिरा रहता है हमारा मस्तिष्क। किस झिल्ली से घिरा रहता है? मेनिनजिज झिल्ली से। अगला क्वेश्चन है, सेरिब्रम मानव मस्तिष्क का कितना हिस्सा होता है? सेरिब्रम जो है मानव मस्तिष्क का कितना हिस्सा होता है? अभी बताया था आपको, 2/3 हिस्सा, यानी 3 हिस्से में से 2 हिस्सा जो है सेरिब्रम होता है मानव मस्तिष्क का। मानव के शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि को क्या कहते हैं? पीयूष या मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मानव के शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि को पीयूष या मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। हमारा मस्तिष्क किस हड्डी से घिरा होता है? क्रेनियम। किस हड्डी से? क्रेनियम हड्डी से। हमारा मस्तिष्क जो है क्रेनियम नाम की हड्डी से घिरा रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 172 नंबर, कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र है? मतलब बुद्धि और चतुराई का केंद्र किसको कहा जाता है? सेरिब्रम को ही कहा जाता है, पश्च मस्तिष्क को नहीं कहा जाता है। कौन पादप हार्मोन नहीं है? मतलब पादप हार्मोन के अंतर्गत कौन नहीं आता है? ऑक्सीन पादप हार्मोन है, एथिलीन, थायरॉक्सिन, साइटोकाइनिन। याद रखिएगा, इसमें थायरॉक्सिन जो है ये क्या है? पादप हार्मोन नहीं है। बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण होता है, मतलब बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का मेन कारण क्या है? तो क्रोमोट्रॉपिज्म। क्रोमोट्रॉपिज्म। अगला है, कौन पादप हार्मोन है? इनमें जो है कौन पादप हार्मोन है? याद रखिए, ऑक्सीन है ना। अभी आपको बताया, देखिए ऑक्सीन क्या है? पादप हार्मोन है। एथिलीन पादप हार्मोन, साइटोकाइनिन पादप हार्मोन, लेकिन थायरॉक्सिन पादप हार्मोन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पादप में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन कौन से हैं? मतलब पादप में जो है वृद्धि हार्मोन का नाम बताना है। ठीक है, पादप में वृद्धि करने वाले हार्मोन का आपको नाम बताना है। ऑक्सीन और जिब्रेलिन जो है वृद्धि करने वाले पादप हार्मोन है। जड़ का अधोगामी वृद्धि क्या कहलाता है? गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है जड़ का अधोगामी वृद्धि। पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक है। पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक है किसके लिए? पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए। बिल्कुल, पादप हार्मोन साइटोकिनिन जो है पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए सहायक होता है, तने की वृद्धि के लिए भी, और प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, यानी ऑल हिस्से में वृद्धि करने के लिए मेनली। ठीक है यानी इनमें से ऑल। जिब्रेलिन क्या है? तो अभी आपको बताया, जिब्रेलिन जो है क्या है? पादप हार्मोन है। ठीक है, जिब्रेलिन क्या है? पादप हार्मोन। जैसे देखें ना, अभी हम लोग वृद्धि करने वाले हार्मोन दो है, ऑक्सीन और जिब्रेलिन। चलें अगला क्वेश्चन है, जिब्रेलिन क्या है? वृद्धि हार्मोन है। अगला है, ऑक्सीन क्या है? तो ऑक्सीन अभी आपको बताए थे, ऑक्सीन भी क्या है? हमारा वृद्धि हार्मोन के अंतर्गत ही आता है। ठीक है वृद्धि हार्मोन है। और क्या क्या है देखिए, ऑक्सीन वृद्धि हार्मोन है, पादप हार्मोन है, या फिर दोनों है, या कोई नहीं। देखिए पादप हार्मोन तो है ही, लेकिन वृद्धि हार्मोन भी है, तो दोनों हो जाएगा। ठीक है,
चलिए 180 क्वेश्चन हमने देख लिया यहाँ पे, ठीक है। अगला अब आपका जो बचा हुआ है इधर और भी यही सब है, ठीक है। तो एक तो और हम लोग कर लेते हैं इस वीडियो में, चलिए। या फिर 3 को बचा हुआ है ना, 1 2 3 और बचा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है एक लास्ट वीडियो में हम लोग दे देंगे इसको, ठीक। तो 100 जो है 80 क्वेश्चन हम लोग जो है इस वीडियो में कर लिए, यानी कि 100 लगभग 70 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में किए, ठीक। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक। यहाँ से इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ये दोनों का। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, क्योंकि लंबा हो जाएगा वीडियो फिर दिक्कत होगा, ठीक। तो जय हिंद, जय भारत।